ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नमा के मूल तथा भाग 2 लेसन नंबर 1 शेयर पूंजी के हिसाब। अब शेयर पूंजी के हिसाब के अंदर जो मेरे प्रस्तावना या इंडेक्स जो आगे ऊपर दिया इसके अंदर मैंने निशान मार दिया कि पहला पॉइंट आने वाला है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, फिर 11, 12 और 13 इतने पॉइंट अपने परीक्षा में आने वाले हैं। उसके अलावा के पॉइंट नहीं आने वाले हैं। प्रस्तावना के अंदर अपने औद्योगिक क्रांति के परिणाम से बड़े पैमाने पर व्यवसाय के धंधा करने के लिए एकल व्यापारी और साझेदारी पीढ़ी की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कंपनी का स्वरूप अस्तित्व में आया। अपने मालूम है कि एकांकी व्यापारी जो होता है वो अकेला व्यापार करता है, और जब साझेदारी पीढ़ी के अंदर भी 2 या 2 से अधिक साझेदार होता है, जब पूंजी की कमी उत्पन्न होती है तब कंपनी का स्वरूप अस्तित्व में आवे ऐसा व्यापार व्यवसाय या धंधा शुरू किया जाता है। कि आधुनिक युग में धंधा के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता रहती है। कंपनी अपनी पूंजी अनेक व्यक्तियों के पास से एकत्र करती है। संयुक्त हिसाब वाली कंपनी या व्यक्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य किसी प्रकार धंधा करके लाभ कमाना है। अब कंपनी को अपना अलग अस्तित्व कानून द्वारा ही प्राप्त होता है। कंपनी की स्थापना, कंपनी का संचालन और कंपनी का विसर्जन भी कानून के अनुसार ही होता है। यानी कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है और अंत भी कानून के द्वारा ही होता है। भारत में सबसे पहली बार कंपनी के लिए एक अलग कानून 1956 बनाया, जो कंपनी कानून 1956 के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पुराने कंपनी कानून में आवश्यक परिवर्तन करके अब नया कानून कंपनी कानून 2013 अमल में रखा गया है। अब कंपनी अपनी पूंजी किस प्रकार एकत्र करती है उससे संबंधित दूसरे अन्य मुद्दों की चर्चा और उसकी कंपनी की बही में हिसाबी असर कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत दर्शाई गई है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रकार नहीं आने वाले, तो अभी समझा देते कि कंपनी के प्रकार। कंपनी की स्थापना के आधार पर कंपनी के मुख्य 2 प्रकार हैं। एक तो कानून द्वारा स्थापित कंपनी कॉरपोरेशन, और दूसरी पूंजीकृत कंपनी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित विशिष्ट कानून के अंतर्गत पूंजीकृत या स्थापित कंपनी या कॉरपोरेशन जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात राज्य वित्त निगम के गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानून के मिलकर जो कंपनी की स्थापना की है उसके उदाहरण बताया कि जीवन बीमा निगम है, और दूसरा है गुजरात राज्य वित्त, गुजरात राज्य नागरिक। अब पूंजीकृत कंपनी, कंपनी कानून के अनुसार स्थापित या पूंजीकृत कंपनी या अधिकांश कंपनियों की स्थापना इस प्रकार होती है। अब भारतीय कंपनी कानून 2013 के अनुसार जो कंपनियां पूंजीकृत है, पंजीकृत એટલે કે रजिस्ट्रेशन के 19 कंपनी कानून जो 2013 अमल में आया, इसके अनुसार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके मुख्य 2 प्रकार, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी के अंदर अपने नियमन पत्र में और सदस्यों के शेयर परिवर्तन करने के अधिकार पर नियंत्रण रखा जाता है। सदस्य की संख्या 200 से अधिक नहीं रखी जाती है। अपने शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण देने पर प्रतिबद्ध है। यानी कि आम जनता को अपने शेयर डिबेंचर खरीदने के लिए आमंत्रण नहीं दे सकते हैं, और कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। उसे अपने क्या कहते हैं, निजी कंपनी कहते हैं। अब निजी कंपनी के अंदर निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। अब निजी कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, जैसे कि पंचवीला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड। अब नए कंपनी कानून के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा भी कंपनी की स्थापना की जाती है। आवश्यक कंपनी प्रावधानों के अनुसार कोई एक ही व्यक्ति कंपनी का सदस्य बनकर एक व्यक्ति की कंपनी बना सकता है, जो निजी कंपनी का ही एक भाग गिना जाता है। यानी एक ही व्यक्ति अपने पूंजी के बल पे
अपना कंपनी की स्थापना करता है वो अपना व्यवसाय के धंधा शुरू कर सकता है। अब सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है, इस कंपनी को अपनी सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। अब सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या के लिए कोई मर्यादा रखी गई नहीं है और सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, जैसे कि कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजिक्स लिमिटेड। अब सदस्यों की जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के मुख्य 3 प्रकार हैं: शेयर से मर्यादित कंपनी, गारंटी से मर्यादित कंपनी और जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी। अब शेयर से मर्यादित कंपनी, जिसमें कंपनी के सदस्यों की अर्थात कि शेयर धारकों की जिम्मेदारी उन्होंने खरीदे कंपनी के शेयर की दार्शनिक कीमत जितनी ही मर्यादित रहती है। अधिकतर कंपनियां इस विभाग में आती है मर्यादित शेयर कंपनी। गारंटी से मर्यादित कंपनी के विसर्जन के समय सदस्यों ने दी गारंटी से मर्यादित रहती है। सामान्य से गारंटी से मर्यादित कंपनी लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं, परंतु कला, विज्ञान, सामाजिक कल्याण, खेलकूद, सांस्कृतिक जैसी विविध प्रवृत्तियों की उन्नति या प्रसार के लिए स्थापित की जाती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी, इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों की जिम्मेदारी अमर्यादित होती है। यदि हानि करने वाली कंपनी अपना दायित्व चुकाने के लिए उसकी संपत्तियां पर्याप्त न हो तो, अथवा यदि कंपनी के लेनदारों को संपूर्ण भुगतान न हो सके तो जरूरी रकम सदस्यों को देना पड़ता है। वर्तमान में कंपनी कानून में इस प्रकार कंपनी प्रावधान होने के बावजूद भी कंपनी के सदस्य पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उपस्थित होने के कारण भारत में ऐसी कंपनियां देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ आपने कंपनी के प्रकार बताए जो समझे वो, एक तो स्थापना के आधार पर और पंजीयन के आधार पर। अब पंजीयन के आधार पर क्या है कि सदस्यों के दायित्व के आधार पर उसमें क्या आएगा, शेयर से मर्यादित कंपनी, गारंटी से मर्यादित और जिम्मेदारी से मर्यादित। अब शेयर से मर्यादित कंपनी में सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एक ही व्यक्ति की कंपनी। अब अपने शेयर और शेयर पूंजी, उसका अर्थ, प्रकार, स्वरूप। कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी है उसे अपने क्या कहते हैं, शेयर पूंजी कहते हैं, जिसे परिवर्तन कर सके ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित की जाती है। ऐसे प्रत्येक विभाजित इकाई को शेयर कहते हैं। यानी कंपनी की जो कुल पूंजी है उसे अपने कंपनी की पूंजी कहते हैं, शेयर पूंजी। और जब ये शेयर पूंजी छोटे छोटे विभागों में बांट दी जाती है तो ऐसे छोटे विभागों जो बांटी गई उसको अपने शेयर कहते हैं। कंपनी अपनी पूंजी उपस्थित करने के लिए कानून की आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन पत्र निर्गमित करके लोगों को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उन्हें कंपनी के सदस्य अथवा तो शेयर होल्डर कहते हैं। जब तक शेयर की मालिकी सदस्य के पास रहेगी तब तक वह कंपनी का शेयर धारक या सह मालिक गिना जाएगा। शेयर धारक के लिए उन्होंने खरीदे या धारण किए किसी कंपनी के शेयर उस कंपनी में उसकी मालिकी का प्रमाण दर्शाता है। प्रत्येक शेयर को एक नंबर दिया जाता है। शेयर यह स्थानांतरित और परिवर्तित कर सके ऐसी संपत्ति है। यानी कि कंपनी अपनी पूंजी उपस्थित करने के लिए जो कानून की मर्यादा में रहते विज्ञापन पत्र निर्गमित करती है और लोग अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। और जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसे कंपनी के सदस्य या तो शेयर धारक या शेयर होल्डर कहते हैं। और जब तक शेयर की मालिकी जो सदस्य के पास रहेगी तो कंपनी का शेयर धारक सह मालिक गिना जाता है और अपने शेयरों पे नंबर दिया गया होता है और उसमें से अपने
शेयर बेच भी सकते हैं, हस्तांतरण दूसरे को कर सकते हैं, इसलिए ऐसी संपत्ति स्थानांतरित या परिवर्तित संपत्ति मानी जाती है। अब कंपनी कानून के अनुसार दो प्रकार के शेयर कंपनी निगमित कर सकती है। कंपनी दो प्रकार से शेयर निगमित करती है। पहला कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को अवधिमान शेयर भी कहते हैं। इक्विटी शेयर यानी सामान्य शेयर। अब पहले प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अर्थात ऐसे शेयर कि जिन शेयरों को धारण करने वाला सदस्य कंपनी के अस्तित्व के दौरान इक्विटी शेयर पर डिविडेंड चुकाने से पहले निश्चित की हुई दर के अनुसार डिविडेंड प्राप्त करने का हकदार है और कंपनी के विसर्जन के समय पूंजी वापस प्राप्त करने के लिए इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्यों की अपेक्षा प्रथम अधिकार रखा जाता है। यानी प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है कि शेयर के धारण करने वाला जो भी शेयर होल्डर है वह अपने इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार रखता है। विसर्जन के समय भी पूंजी वापस करने में इक्विटी शेयर को धारण करने वाले शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को रकम चुकाई जाती है। अब उसके प्रकार है प्रेफरेंस शेयर के प्रकार। अब प्रेफरेंस शेयर के प्रकार में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, संचयी और नॉन क्यूमुलेटिव यानी असंचयी प्रेफरेंस शेयर, फिर दूसरा है रिडीमेबल और इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब पहले अपने क्यूमुलेटिव या संचयी और नॉन क्यूमुलेटिव यानी असंचयी प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में यदि किसी भी वर्ष में लाभ न होने के कारण डिविडेंड चुका न सके तो इस रीति से नहीं चुकाया डिविडेंड एकत्र होता जाता है और जिस वर्ष में कंपनी पर्याप्त लाभ प्राप्त करे तब उस वर्ष का डिविडेंड उसी प्रकार एकत्र हुआ शेष डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर धारकों को चुकाया जाता है। यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जो कोई वर्ष में लाभ ना हुआ कंपनी को तो उस साल का जो डिविडेंड एकत्र हुआ है न चुकाया, तो जब दूसरे वर्ष में जो कंपनी को पर्याप्त लाभ होगा तो पहले का डिविडेंड मिल सकता है, तो उसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं चुकाया डिविडेंड एकत्र नहीं किया जाता या कि उसे भविष्य में चुका भी नहीं सकता है। એટલે જે તે वर्ष में जो लाभ न हुआ हो तो उस वर्ष का डिविडेंड दूसरे वर्ष में चुकाया नहीं जाता है, उसे अपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वापस कर सके ऐसे और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वापस न कर सके ऐसे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर धारण करने वाले शेयर धारक को यदि प्रेफरेंस शेयर की रकम अमुक निश्चित किए समय के बाद अथवा योग्य नोटिस देने के बाद वापस की जाए तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। यानी कि जो अमुक निश्चित अवधि है उस समय के बाद या तो नोटिस देने के बाद क्या होता है, रकम प्रेफरेंस शेयर की रकम उसको वापस की जाती है। अब कंपनी के विसर्जन के समय ही जो प्रेफरेंस शेयर वापस किए जाते हैं उसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। यानी बीच में से किसी को भी प्रेफरेंस शेयर की रकम चुकाई नहीं जाती है तो उसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस कहते हैं। और कंपनी कानून 2013 के अमल के बाद शेयर से मर्यादित कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निगमित नहीं कर सकती है। तीसरा पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा और अतिरिक्त डिविडेंड में हिस्सा नहीं। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर धारण करने वाले प्रेफरेंस शेयर धारक को कंपनी द्वारा निश्चित किए गए दर के अनुसार डिविडेंड मिलता है। उसके अलावा इक्विटी शेयर धारकों को संबंधित वर्ष का निश्चित किया हुआ डिविडेंड देने के बाद
बचे हुए लाभ में से भी कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकारी बनती है। कंपनी के विसर्जन के समय प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर धारकों को उनकी पूंजी की रकम चुकाने के बाद यदि कोई रकम बढ़े तो उसमें भी प्रमाण से रकम प्राप्त करने के वे हकदार बनते हैं। इस प्रकार के शेयर को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। हमने निश्चित किया डिविडेंड तो मिलता ही है, पर प्रेफरेंस शेयर धारकों को डिविडेंड चुकाने के बाद में यदि रकम बचेगी तो इक्विटी शेयर धारकों को अधिक रकम प्राप्त करने का अधिकार है। उसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि प्रेफरेंस शेयर धारक को केवल जो निश्चित की हुई दर से ही डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है, अतिरिक्त लाभ में से और पूंजी में अधिकार नहीं मिलता। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल यानी परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर शेयर निगमित करते समय निश्चित की हुई शर्तों के अनुसार जो प्रेफरेंस शेयर अमुक निश्चित समयावधि के बाद संपूर्ण या तो अंशतः शेयर में परिवर्तन कर इक्विटी शेयर में परिवर्तन कर सके, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। भले प्रेफरेंस शेयर में पहले प्रेफरेंस शेयर खरीदा हो, पर अमुक समय अवधि के बाद संपूर्ण रकम या कुछ रकम अंशतः इक्विटी शेयर में परिवर्तन करें तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को आपने क्या कहते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर जिस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। अब इक्विटी शेयर, सामान्य शेयर या ऑर्डिनरी शेयर, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है ऐसे शेयर को अपने क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर कहते हैं। और इक्विटी शेयर धारण करने वाले को कंपनी की सभा में मतदान करने का अधिकार मिलता है। प्रेफरेंस शेयर पर निश्चित हुए दर से डिविडेंड देने के बाद बची हुई लाभ में से इक्विटी शेयर पर कंपनी के संचालकों ने किए अनुमोदन को कंपनी के शेयर धारकों की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी की चालू वर्ष का लाभ, इसका गत वर्ष का लाभ, कंपनी की एकत्रित अनामतों, उसके भविष्य के लाभ की संभावनाओं तथा संचालकों की नीति को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है। अब कंपनी के विसर्जन के समय कंपनी के पास रहे हुए शेष फंड में से प्रेफरेंस शेयर पूंजी की रकम प्रेफरेंस शेयर धारकों को वापस करने के बाद ही इक्विटी शेयर पूंजी की रकम प्राप्त करने का इक्विटी शेयर धारकों को अधिकार है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले रकम चुकाई जाएगी, उसके बाद में रकम बचेगी तो इक्विटी शेयर धारकों को रकम प्राप्त होती है। अब इक्विटी शेयर पूंजी कंपनी की मुख्य शेयर पूंजी कहते हैं। कंपनी कानून के अनुसार इक्विटी शेयर की प्रति शेयर कीमत कम से कम ₹1 होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में अधिकांश भाग की कंपनियों की प्रति शेयर मूल कीमत 1 अथवा ₹10 अथवा ₹100 होती है। यानी इक्विटी शेयर कितनी रकम से अपने निगमित कर सकते हैं? ₹1 तो नहीं है, अभी ₹10 या ₹100 की कीमत का शेयर अपने निगमित कर सकते हैं। और शेयर खरीदने वाले ₹10 की कीमत का 100 शेयर खरीद सकता है, ₹100 वाला 100 भी खरीदे, 200 भी खरीद सकता है। अब अंतर है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच। अंतर के मुद्दे के अंदर देखें तो डिविडेंड का दर, यानी प्रेफरेंस शेयर पर निश्चित किए गए दर से डिविडेंड चुकाया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड का दर निश्चित नहीं होता। यह दर लाभ पर आधारित होने से प्रति वर्ष अलग अलग हो सकता है। अब चुकाना बाकी डिविडेंड के अंदर यदि किसी भी वर्ष
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड चुकाया न गया हो तो ऐसा नहीं चुकाया डिविडेंड भविष्य में कंपनी के लाभ के सामने चुकाया जाता है। इक्विटी शेयर पर ऐसा कोई इक्विटी शेयर के ऊपर ऐसा कोई नहीं चुकाया गया डिविडेंड भविष्य में कंपनी के लाभ में से चुकाया नहीं जाता है। अब डिविडेंड चुकाने में प्रथम अधिकार, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड चुकाने से पहले इन्हें डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम अधिकार, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड प्राप्त करने का इक्विटी शेयर पहले अधिकार है, जबकि इक्विटी शेयर धारकों को प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड चुकाने के बाद ही इक्विटी शेयर पर डिविडेंड चुकाया जाता है। अब पूंजी के भुगतान से प्रथम अधिकार, इसमें भी प्रेफरेंस शेयर में भी कंपनी के विसर्जन के समय इक्विटी शेयर धारकों को उनकी पूंजी वापस करने से पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को उनकी प्रेफरेंस शेयर पूंजी वापस की जाती है, जबकि इक्विटी शेयर में कंपनी के विसर्जन के समय प्रेफरेंस शेयर पूंजी संपूर्णतः वापस करने के बाद ही इक्विटी शेयर पूंजी वापस की जाती है। मतदान का अधिकार, प्रेफरेंस शेयर धारकों को मतदान का कोई अधिकार नहीं मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर धारकों होल्डरों को मतदान देने का अधिकार है। अब संचालन में साझेदारी का अधिकार, कंपनी के संचालन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इक्विटी शेयर में कंपनी के संचालन में भाग लेने का संपूर्ण अधिकार रखता है। अब शेयर पूंजी का वर्गीकरण, अपने शेयर पूंजी की इस तरह से वर्गीकृत करते हैं। उससे पहले अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी के अंदर कंपनी अपने जीवन काल के दौरान अधिक से अधिक कितनी रकम शेयर पूंजी द्वारा एकत्र कर सकती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। कि कंपनी अपने जीवन काल के दौरान अधिक से अधिक जितनी रकम शेयर पूंजी द्वारा एकत्र कर सकती है तो उसे क्या कहते हैं, अधिकृत पूंजी कहते हैं। अब कंपनी के मेमोरेंडम में तथा कंपनी के पंजीयन के समय भी उसे दर्शाया जाता है। इसे रजिस्टर पूंजी भी कहते हैं, यानी अधिकृत पूंजी को अपने रजिस्टर पूंजी भी कहते हैं। यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी में भविष्य में वृद्धि करने की आवश्यकता उपस्थित हो तो कंपनी कानून के प्रावधान का अमल करके तथा कंपनी के शेयरधारकों की सामान्य सभा में प्रस्ताव पास करके उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। अब यह बताए कि अधिकृत पूंजी को पंजीकृत सत्तावार या नाम की पूंजी भी कहते हैं, यानी अधिकृत पूंजी के नाम दूसरे हैं। एक तो क्या है, पंजीकृत सत्तावार या तो सामान्य पूंजी कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि ABC लिमिटेड की अधिकृत पूंजी कुल 1 करोड़ की है, जो प्रति शेयर ₹10 की दर से कुल 10 लाख शेयर की बनी है। अब अपने 10 लाख की बनी अभी निर्गमित पूंजी और प्रकाशित पूंजी, अपने अधिकृत पूंजी में से कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुल संख्या में या तो कम संख्या में शेयर निगमित करे तो उसे निगमित पूंजी कहते हैं। जैसे कि कंपनी के प्रति शेयर ₹10 की दर से कुल 10 लाख शेयर की अधिकृत पूंजी में से यदि कंपनी द्वारा 7 लाख शेयर निगमित किया जाए तो 7 लाख शेयर प्रति शेयर 10 की दर से कुल 70 लाख निगमित पूंजी गिनी जाएगी, यानी निगमित पूंजी अधिकृत पूंजी की अपेक्षा अधिक नहीं हो सकती है। कंपनी जितनी अधिकृत पूंजी निश्चित की है उससे अधिक रकम अपने प्रकाशित कर सकते नहीं है। उसके बाद में पार्थिव पूंजी या तो आवेदित पूंजी, और निर्गमित शेयरों में से जितनी कीमत के शेयरों के लिए आवेदन पत्र आए तो उसे आवेदित शेयर पूंजी कहते हैं। आवेदित पूंजी निगमित शेयर पूंजी जितनी
अतः उससे कम भी हो सकती है। निगमित शेयर की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन आए तो कंपनी निगमित शेयर जितनी ही शेयर स्वीकृत कर सकती है और अतिरिक्त शेयर आवेदन पत्र की रकम शेयर आवेदकों को वापस की जाती। अभी इसके अंदर आप पार्थिव पूंजी या तो आवेदित पूंजी अगर कंपनी के द्वारा जो शेयर निगमित किए जाते हैं उसके अंदर उससे अधिक रकम के द्वारा शेयर अर्जी आए तो उसमें से जितनी अपने पूंजी निश्चित दर से निश्चित किए उतनी रकम ही अपने रख सकते हैं। उसके अलावा अतिरिक्त शेयर की रकम क्या करनी पड़ती है, शेयर धारकों को वापस करनी पड़ती है। अब याचित पूंजी, मांगी गई पूंजी। शेयर आवेदकों को कंपनी के लिए शेयर पर कंपनी शेयर की अंकित पूंजी यानी मूल कीमत या उससे कम रकम मांगा सकती है। अपनी दार्शनिक कीमत से कम रकम मंगाए तब शेष रकम भविष्य में शेयरधारकों के पास से मंगा सकती है। इस प्रकार शेयर पर मंगाई रकम को मांगी गई शेयर पूंजी कहते हैं। यहाँ पे 10 रुपये के एक ऐसे 7 लाख शेयर पर कंपनी ने प्रति शेयर 6 मंगाए हो तो मांगी गई पूंजी कितनी मानी जाएगी? 6 को 7 लाख से गुणा करो એટલે 6 सते 42 तो 42 लाख उसकी क्या मांगी गई पूंजी मानी जाती है। एक साथ में पूरे 10 रुपया मंगाया जाता नहीं, हफ्ते हफ्ते में मंगाते हैं। अब नहीं मंगाए पूंजी जो आवेदित पूंजी का ही एक भाग है। कंपनी के संचालकों द्वारा जो पूंजी अभी तक शेयरधारकों के पास से मंगाई नहीं है तो उसे नहीं मंगाई गई शेयर पूंजी कहते हैं। आवेदित पूंजी और याचित पूंजी के बीच का अंतर अर्थात नहीं मंगाई पूंजी जो कंपनी ने अपने शेयरधारकों के पास से 10 रुपया की दार्शनिक कीमत के शेयर पर प्रति शेयर 6 मंगाए हो तो नहीं मंगाई पूंजी कितनी हो जाएगी? 4 रुपया नहीं मंगाई पूंजी कही जाएगी। अब वसूल आई पूंजी यानी भरपाई हुई पूंजी। मंगाई गई पूंजी की रकम में से जितनी रकम शेयरधारक के पास से कंपनी को मिले उस समय को इस रकम को वसूल आई पूंजी या भरपाई हुई पूंजी कहते हैं। यदि किसी कारण से कोई शेयरधारक मंगाई गई रकम अंशतः संपूर्ण न भरे तो मंगाई गई पूंजी और वसूल आई पूंजी की रकम में अंतर रखने को मिलता है। ऐसे कंपनी की मंगाई पूंजी 42 लाख है और 7 लाख और 6 रुपये की दर से और जिसमें 1000 शेयर धारक ने 1000 शेयर धारण करने वाला एक शेयर होल्डर प्रथम मांग के प्रति शेयर 2 मंगाई रकम भर न सके तो वसूल आई पूंजी कितनी मानी जाएगी? अपने 2 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर 2 रुपया 2000 42 लाख में से माइनस कर देंगे तो 41,98,000 रुपया मिलेगा। जो रकम नहीं है उसको माइनस करो। अब अनामत रखी पूंजी। जब कंपनी के संचालकों को ऐसा लगे कि मंगाई गई पूंजी अपने धंधे के लिए पर्याप्त है और अब भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब इस परिस्थिति में शेयर धारकों की सभा में विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा नहीं मंगाई गई पूंजी को अनामत रख सकते हैं। इस स्थिति से अनामत रखी पूंजी को अनामत पूंजी कहते हैं। जब कंपनी दिवालियापन दर्ज कराए या समापन में आए तभी वह पूंजी की रकम शेयर धारकों के पास से मंगा सकते हैं। इस संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान एक बार करने के बाद रद्द नहीं कर सकते हैं। एक बार निश्चित कर दो फिर बाद में उसको रद्द कर सकते नहीं है। अब यहाँ पे जो शेयर पूंजी का वर्गीकरण है वो बताया कि अधिकृत पूंजी में कौन सी? प्रकाशित पूंजी और अनामत पूंजी। प्रकाशित पूंजी में पार्थिव पूंजी का 2 भाग है, मांगी गई पूंजी और नहीं मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी के अंदर कितनी रकम वसूल आई वह। अब पूंजी अनामत। पूंजी लाभ में से उपस्थित की गई अनामत को पूंजी अनामत कहते हैं। पूंजी लाभ में से
उपस्थित की गई अनामत को अपने पूंजी अनामत कहते हैं। पूंजी लाभ यह ऐसा लाभ है जो धंधे की सामान्य व्यवहार से उपस्थित नहीं होता। इस अनामत में से डिविडेंड का वितरण नहीं कर सकते हैं। और कुछ व्यवहारों में पूंजी लाभ उपस्थित होता है जो पूंजी अनामत खाते ले जाया जाता है। पहला, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर का लाभ, स्थायी संपत्ति के पुनः मूल्यांकन से उपस्थित होने वाला लाभ, कंपनी की स्थापना के पहले का लाभ, शेयर या डिबेंचर निगमित करते समय प्राप्त प्रीमियम की रकम, डिविडेंड वापस करते समय हुआ लाभ, जब तक कि ये शेयर पुनः निगमित करने पर हुआ लाभ। ये जो थियरी आज चलाई है वो थियरी लिख कर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि इस बार विकल्प और एक वाक्य 15 मार्क्स के हो गए हैं, इसलिए थियरी पर भी ध्यान देना जरूरी है। जो थियरी चलाए वो लिख कर याद करो।